दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा, ऐसे क्रिमिनल की कहानी सुनाऊंगा जिसने क्राइम की शुरुआत तो नेपाल से करी थी। और उसने अपने जो क्राइम को अपग्रूम करा दिल्ली एनसीआर में करा। और उसके बाद इतना ज़्यादा बड़ा क्रिमिनल बन गया कि पुलिस वालों की नज़र में आ गया और ये पूरे खुलेआम पुलिस को और सब लोगों को चैलेंज करने लगा था। और इसी को लेकर इसका हाल फिलहाल में अभी इसका एनकाउंटर हुआ है। तो मैं इस क्रिमिनल की कहानी सुनाऊंगा, कैसे ये क्रिमिनल क्राइम की दुनिया में आया और कैसे इसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा, कैसे ये क्राइम में इन्वॉल्व हुआ और कैसे पुलिस वालों ने इसका लास्ट में एनकाउंटर किया। तो आज की जो स्टोरी होने वाली है, हमारी स्टोरी होने भीमा के बारे में। भीमा उर्फ भीमराव जोरा, ये जो नेपाली मूल का नागरिक था, इसका दिल्ली पुलिस ने अभी एनकाउंटर किया। तो उसी की स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसने दिल्ली में आके और एनसीआर में आके क्राइम किए, कैसे इसने निर्दोष लोगों को जान ली और लास्ट में पुलिस वाले गोली का शिकार हो गया। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पूरी स्टोरी बताएंगे कैसे भीमा का क्राइम से जुड़ाव हुआ और कैसे ये क्राइम की दुनिया में आया और कैसे लास्ट में पुलिस वाली गोली के ये शिकार बना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब कहानी की शुरुआत की बात करें तो जो भीमा है, जो भीमा ये इसका जन्म जो होता है नेपाल के एक छोटे से गांव में होता है, पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ पे इसका जन्म होता है। और भीमा जो शुरू से होता है, बड़ी गरीब फैमिली में इसका जन्म होता है। तो ये शुरू से गरीबी देखता है, झुग्गी झोपड़ी में वहाँ से पला बड़ा होता है। और शुरू से इसको रहता है कि ये काफ़ी भुखमरी को झेलता है और इसके बाद देखता है कि फैमिली में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये मजदूरी का काम करना लग जाता है और रोज़गार की तलाश में इधर उधर भटकना शुरू कर देता है। दिन में लोगों को छोटे मोटे काम करता था और उसके बाद इधर उधर भटकता था। और रात के समय जब भटकते भटकते ये क्या करता था कि सामान इकट्ठा करता था कबाड़ का, ताकि इसको कबाड़ मिल जाए रोड पे और ये कबाड़ को बीन के उससे कुछ पैसे इकट्ठे कर लेता था। इसकी लाइफ ऐसे ही चल रही थी नॉर्मली। तो इसको लगा कि मैं कभी कुछ कर नहीं पाऊंगा बड़ा। इसी बीच में इसकी जो मुलाकात होती है रात के, जब ये करता है तो ये जो रात को होते हैं ज़्यादातर क्रिमिनल सिस्टम एक्टिव होते हैं। इसी दौरान जो इसकी मुलाकात होती है रात को, एक जो जो चोरी चकारी करते हैं और जो जो गैंगस्टर होते हैं, इनसे इनकी मुलाकात होती है। कुछ गिरोह होते हैं उनसे मुलाकात होती है जो रात को इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। तो ये इससे बात करते हैं, तो ये देखते हैं, इसे बोलते हैं कि तू इस तरह के काम क्यों नहीं करता, कि भाई हमारे साथ क्राइम में क्यों नहीं हो जाता, और तू इस तरह काम करेगा तो तेरी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। इनिशियली तो इसको लगता है कि क्राइम की दुनिया में मैं जाऊंगा तो मेरा नुकसान है। लेकिन जब इसको लगता है कि मेरी लाइफ में तो कुछ चेंज नहीं आ पा रहा है, इसको लगता है कि मैं गरीबी से तो बाहर नहीं आ पाऊंगा, तो लास्ट में मन बना लेता है कि मैं क्राइम की दुनिया में उतरूंगा। और यहीं से जो बीमा का जो मन है जो बदलने लग जाता है और गरीबी की तरफ से जो है ये अपराध की दुनिया में धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट इसका होने लग जाता है। अब इसने धीरे धीरे जब नेपाल में चोरी चोरी चकारी करने लगा तो ये पुलिस वालों के वहाँ पे नज़र में आने लगा। तो इसको लगा कि मैं यहाँ से शिफ्ट आउट हो जाता हूँ तो मैं यहाँ से नज़र से, पुलिस की नज़र से बच जाऊँगा। तो इसने यहाँ से नेपाल से ये बच के, जैसे ज़्यादा करते ज़्यादातर नेपाल के लोग आते हैं, ये यहाँ से इंडिया में सोचा कि काम की तलाश में आऊँगा। इंडिया में आने के बाद इसने वहीं से फिर चोरी चकारी शुरू कर दी और अब यहीं से इसका नाम पुलिस की फाइल्स में चढ़ना शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस की जो फाइल थी, पहली बार जो है भीम जोरा का नाम था जो अपराधी के तौर पर, वो निकला कि वो क्या करता था, उसका एक रैकेट पकड़ा गया। वो इनिशियली इसका एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया था। ये क्या करता है, नेपाल से जो गरीब लोगों को पकड़ पकड़ के लाता था, गरीब बच्चे होते थे उनको लाता था, बोलता है मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगा। और नौकरी के नाम पे इनके फर्जी जो आधार कार्ड और पैन कार्ड इनसे डॉक्यूमेंट ले लेता है, इनकी फर्जी आधार कार्ड पैन कार्ड तैयार करता था। और उसके बाद ये देखता था कि कौन किस फैमिली को नौकर की नीड है, किस फैमिली को सर्वेंट की नीड है। तो ये देखता था कि जो अच्छी रिच फैमिलीज़ हैं उनसे संपर्क करता था एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से और रिक्रूटमेंट एजेंसी के माध्यम से। जब ये इसको ट्रस्ट हो जाता है कि इनके पास अच्छा पैसा है, तो ये सस्ते रेटों में इनको सर्वेंट अवेलेबल करवाता। तो को लोगों को लगता था, ट्रस्ट बन जाता था कि काफ़ी सस्ते रेटों में हमें मिल रहा है तो मतलब ठीक होगा, और आईडी प्रूफ भी ये दिखा रहा है। उसके बाद इसका असली खेल शुरू होता था। ये अपने लोगों को उनके घर में बेचता था और ये लड़के धीरे धीरे इसके लिए रेकी करने का काम शुरू करते थे। कुछ दिन तक तो ये लड़के, कुछ महीनों तक ये अच्छे से काम करते थे। उसके बाद जब इन्हें घर की सारी डिटेल पता चल जाती थी कि यहाँ पे इस घर में यहाँ पे ये सामान रखा है, यहाँ पे इतना पैसा रखा है, इतना कैश रखा है, और इस समय पे घर के जो मालिक होंगे वो बाहर होंगे, या इस समय पे घर के जो लोग होंगे कम से कम होंगे। उसके बाद ये इनसे रेकी करवाने के बाद मुखबरी लेता था, और मुखबरी लेने के बाद पूरी तैयारी के साथ उनके घर में जाता था और वहाँ पे लूटपाट करता था। और साथ ही साथ ये इस तैयारी के साथ ही जाता था, अपने साथ हथियार भी रखता था, गोली के दम पे भी। साथ ही साथ ये अपने साथ पिस्टल और चाकू भी रखता था। इसको लगता था कि अगर कोई भी मुझे मिल गया तो मैं उसे मारने से भी रुकूंगा। यहाँ तक तो ठीक था, ये चोरी चकारी कर रहा था, सब चीज़ें कर रहा था। अब
लेकिन धीरे धीरे इसकी लाइफ चेंज हो रही थी। इसको लग रहा था कि मैं जो पैसा कमा रहा हूँ छोटे लेवल पे कमा रहा हूँ, मुझे बड़े लेवल पे क्राइम करना चाहिए। तो इसने क्या करा कि क्राइम के रास्ते बड़े अपना लिए। इसने क्या करा, जो आसपास जो गाड़ियाँ खड़ी होती उनको उनकी चोरी करने लगा। और दिन में जो है इसने अपने गैंग के मेंबर्स जो ऑपरेट करते थे उनको लगा दिया इस काम पे, कि किसी की चैन खींच लाओ, किसी के साथ स्नैचिंग कर दो, किसी से मोबाइल छीन लाओ। तो इस तरह करके इसने अपना बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया। साथ ही साथ अब इसने क्या करा कि अब दिल्ली एनसीआर तक नहीं सीमित रहा। इसको लगा कि मैं अगर पैसा कमाना जल्दी, तो मुझे दिल्ली से बाहर निकलो। इसने दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव, जहाँ दिखता है बड़े बड़े जो लोग रहते थे, बिजनेसमैन रहते थे, वहाँ के लोगों, कोठी वाले लोगों को इसने टारगेट करना शुरू कर दिया। साथ ही अब ये बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई, यहाँ तक इसने अपना जान फैला दिया था। और ये पुलिस वालों की नज़र में धीरे धीरे चढ़ने लगा था। अब इसके लोग क्या बड़ी ये खतरनाक मोडस ऑपरेंडी अपनाते थे। ये नेपाल से आते थे, अपने फर्जी आई कार्ड लगाते थे। जैसे ये वहाँ से चोरी करते थे, उसके बाद वापस नेपाल भाग जाते थे। इसलिए कभी भी पुलिस वालों के हाथ में पकड़ा नहीं जा रहा। पुलिस वालों ने इसको पकड़ने के लिए काफ़ी कोशिश करी, लेकिन ये पुलिस वालों के हाथ चढ़ ही नहीं रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि आदमी को जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर देता है, कुछ ना कुछ वो बड़ा क्राइम कर देता है कि वो पुलिस वालों की नज़र में आ जाता है। यही क्राइम मई 2024 की बात होती है। तो दिल्ली का एक बड़ा पोश इलाका होता है जंगपुरा। यहाँ पे इसको खबर मिलती है कि इस घर में काफ़ी पैसा है। इसके जो जो गुर्गे होते हैं बताते हैं इस घर में काफ़ी पैसा है, अगर तुम इसको लूटोगे तो कम ही लोग हैं यहाँ पे, तो तुम इसको लूट लोगे तो यहाँ से तुम्हें पैसा मिल जाएगा। तो इसको पता चलता है कि वहाँ पे 3 लोग ऑलरेडी हैं। तो ये पूरी तैयारी के साथ जाता है, अपने साथ बंदूक और ये अपने साथ चाकू वगैरह सब हथियार रखता है। तो जब ये घर में एंट्री करता है तो वहाँ पे 3 लोग सो रहे होते हैं। तो जब ये सामान वामान चोरी कर रहा होता है तो वहाँ से निकलते समय जो वहाँ पे डॉक्टर एक योगेश थे, योगेश पॉल, जो काफ़ी उनका फेमस डॉक्टर थे, जो कि उनका क्लिनिक भी था और काफ़ी उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी गरीब लोगों की हेल्प भी करी थी और हज़ारों जो मरीज था उनका इलाज करा था। लेकिन आज की रात उनके ऊपर भारी पड़ने वाली थी। जैसे ही योगेश ने इसको पकड़ने की कोशिश करी, लूटपाट के बीच में इसने बीच बचाव करने की कोशिश करी, तो जो भीमा था, भीमा ने जो अपने जो साथ में गैंग के मेंबर्स थे उनको इशारा कर दिया और उन्हें पीछे से पॉइंट ब्लैंक से डॉक्टर का मर्डर कर दिया। इस मर्डर के बाद पूरे के पूरे एरिया में खौफ फैल जाता है। डॉक्टर की लाश वहीं पे गिरी हुई थी। उसके बाद पूरी की पूरी दिल्ली दहल जाती है कि किस तरह से कोई आदमी, मतलब आके घर में लोग सोए हुए हैं और किस तरह से वो चोरी करता है, चोरी और लूटपाट करता है। और जब लोग उसको पकड़ने की कोशिश भी करते हैं तो उनको मार के, गोली मार के निकल लेता है। ये मैटर जो है बड़ा मीडिया हाईलाइट हो जाता है कि कैसे, मतलब लोगों के मन में से इतना खौफ निकल चुका है कि वो खुलेआम इस तरह से लूटपाट कर रहे हैं और मर्डर कर रहे हैं। उसके बाद ये दिल्ली पुलिस की नज़र में आ जाता है और यहीं से ये चोर जो चोरी करता था उस यहीं से इसकी गैंगस्टर की एक लाइफ की एक नई शुरुआत हो जाती है। उसके बाद जब इसको लगता है कि पुलिस वाले ने काफ़ी कोशिश करी इसको पकड़ने की, तो ये पकड़ नहीं पाया। तो इसको लगता है कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा, मैं बड़ा नाम बन गया हूँ और मेरे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद ये गलती क्या कर बैठता है कि 2025 में एक जो है गुड़गांव में एक बड़ी फेमस पॉलिटिकल फैमिली थी, वो थी ममता भारद्वाज की। ममता भारद्वाज क्या थी, वहाँ पे बीजेपी की एक जो स्थानीय नेता थी, वहाँ काफ़ी फेमस थी, वहाँ पे थी। तो उसकी बड़ी आलीशान कोठी थी। तो इसको कहीं से पता चलता है कि यहाँ पे बहुत पैसा है। तो भीमा का जो गैंग और भीमा जो है वही अपना पुराना तरीका अपने अपनाता है और वहाँ पे अपने लड़के भेज देता है। लड़के कुछ समय इसके काम करते हैं और काम करने के बाद जैसे इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वहाँ से नकदी और गहने जो लाखों करोड़ों के वहाँ लेके भाग जाता है। लेकिन अभी नज़र में आ चुका था। इसकी गलती क्या हुई कि इसने अब तक छोटे मोटे जो अपराध करे जो मीडिया हाईलाइटेड इतने नहीं होते, लेकिन इस मुद्दे से इसको मीडिया हाईलाइट मिल गई, इस मुद्दे को। उसके बाद सब मीडिया वालों ने इससे दिखाया कि किस तरह से एक पॉलिटिकल जो नेता है उसके घर में किस तरह से आके जिन लोगों ने इसका बेवकूफ़ बनाया, इसके घर में इतने समय तक रेकी करी और चोरी करके और लूटपाट करके निकल जाते हैं और पुलिस वाले हाथ मलते रह जाते हैं। उसके बाद पुलिस वालों ने जो है इसकी जो रेकी करनी शुरू की, पुलिस वालों ने बिठा लिया कि इसको पकड़ना पड़ेगा क्योंकि इसकी वजह से अब हमारी इमेज ख़राब हो रही है। अब जो बीमा का नेटवर्क था वो दिल्ली एनसीआर जो बाहर निकल के बेंगलुरु हो गया, सूरत हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे बड़ी बड़ी ये वारदातें करने लगा। अब ये क्या करता था कि यही काम करता था कि अब ये साथ ही साथ इसने एक और काम शुरू कर दिया कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते थे बाहर से, उनके लिए भी फर्जी ये पासपोर्ट बनवा के या फर्जी आधार कार्ड बनवा के उनके लिए अवेलेबल करवाने लगा। तो ये एनआईए और दिल्ली पुलिस के अब रिकॉर्ड पे आने लगा और चीज़ें, इसके इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अब इसके खिलाफ बड़ी इसको रेकी करने लगे और इसके जो मोबाइल्स नंबर्स को और इसके गैंग के मेंबर्स को धीरे धीरे इसको ट्रेस आउट करना शुरू कर दिया।
जब ये नहीं पकड़ा गया तो पुलिस वालों ने, दिल्ली पुलिस वालों ने इसके ऊपर 50,000 का इनाम रखा था। पुलिस वालों को उम्मीद थी कि इनाम रखने के बाद ये पकड़ा जाएगा, लेकिन ये तब भी नहीं पकड़ा गया। तो पुलिस वालों ने इनाम की राशि को बताते हैं बढ़ा के 1 लाख रुपये कर दिया। लेकिन हर बार ये पुलिस की जो पकड़ से बार बार निकल के भागा जा रहा था। कि इसके ना पकड़े जाना एक बहुत बड़ा रीज़न था। जब भी पुलिस वाले इसको पकड़ने के लिए पहुँचते, जब भी पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन मिलती, तब तक कि यहाँ से नेपाल फरार हो जाता था। आपको पता है कि नेपाल दूसरे देश में जाने के बाद ये अपने ठिकाने बदल देता है। ठिकाने बदलने के बाद आपको दूसरे देश में पकड़ना बहुत क्वाइट इम्पॉसिबल हो जाता है। अब जैसे जैसे ये पुलिस वालों की नज़र से बढ़ता जा रहा था, तो इसकी क्राइम की फाइलें तो मोटी होती तैयार थी। लेकिन जब इस तरह का क्रिमिनल खुली हवा में सांस ले रहा हो, तो बाकी के नागरिक जो हैं, जो देश के बाकी जो सिटीजन्स हैं, वो खौफ में रहते हैं। दिल्ली में खौफ ही कितना ज़्यादा हो गया, तो लोगों को लगने लगा था कहीं इसका गैंग इनके घर पे अटैक ना कर दे और इस तरह से ये इनके साथ लूटपाट करके इनको भी ना मार दें। लेकिन अभी इसी बीच में 6 और 7 अक्टूबर की रात को दिल्ली पुलिस को एक मुखबरी मिलती है। मुखबरी कौन करता है? मुखबरी करता है इसके साथ का गैंग मेंबर, कि ये जो भीमा है, अगर आप जाओगे, आप आस्था कुंज एक इलाका है दिल्ली में, अगर वहाँ जाओगे, वहाँ के पार्क में छिपा हुआ है, आप वहाँ जाओगे तो आप इसको पकड़ सकते हो। दिल्ली पुलिस अपनी बहुत बड़ी टीम बनाती है और 4-5 टीम बना के पार्क को चारों तरफ से घेर लेती है रात को जाके, और लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करती है कि भीमा ये आखिरी बार कह रहे हैं, इसके बाद सरेंडर कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन जवाब में ये सरेंडर करने की जगह ये और इसका गैंग पुलिस वालों के ऊपर ही इसने गोली चलानी शुरू कर दी। 2 गोलियां जो चलाई वो बुलेट प्रूफ जैकेट में लाके लगी, और जो तीसरी गोली पुलिस वालों की तरफ से चली वो भीमा के सर के आर पार हो गई और भीमा वहीं पे जाके गिर गया। उसे जो है अस्पताल से जो है ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स ने इसको डेड डिक्लेयर किया, जो जैसे की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। अब सोचिए कि भीमा जैसा क्रिमिनल, जिसने कभी सोचा नहीं था कि मैं नेपाल से, उसको लगता था कि मैं क्राइम करूंगा और नेपाल भाग जाऊंगा, मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। हालांकि उसने शुरुआत छोटी सी चोरी से करी और सेंधमारी से करी, बाद में ये क्राइम करने लगा और बड़े क्राइम करके ये मर्डर तक के क्राइम इसने कर दिए। और इसको लगा कि मैं पुलिस वालों के रडार पे कभी नहीं आऊँगा, और मैं पकड़ा भी जाऊँगा तो नेपाल भाग जाऊँगा, इस मेरा पुलिस वाले कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि क्राइम की दुनिया में अगर आप आते हैं तो आपसे बड़ा बनने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। इसके साथ के साथी ने ही इसकी मुखबरी कर दी और पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया। इस वजह से पुलिस वालों ने इसका इनकाउंटर भी कर दिया। तो सोचिए कि ये सोच के आया था कि मैं क्राइम का बेचार्ज बादशाह बनूंगा, और दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया और इसका इनकाउंटर हो चुका है। अब ये जो इसकी कहानी है, जो भीमा की कहानी है, जो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि अगर आप, जैसे आप भीमा की तरह, अगर आप गरीबी में और तकलीफ़ें अगर झेल रहे हो तो ज़िंदगी को उनसे लड़ना चाहिए। जैसे ये शुरू में इसने काम करा, मजदूरी करी, अगर अच्छे से काम करता, अच्छे फील्ड में जाता, पढ़ाई करता है और 10 तरह के काम करता, तो अपनी फैमिली को अच्छे से ग्रूम कर सकता। लेकिन अगर आप इसकी तरह क्राइम की दुनिया में आओ, गलत रास्ते पे चलोगे, तो इस जो क्राइम की है कोई मंजिल नहीं होती। इसने ना सिर्फ चोरी करी, गलत तरीके से पैसा कमाया, बल्कि उस चोरी को कवर अप करने के लिए इसने न जाने कितने निर्दोष लोगों को मार दिया। उनमें से एक डॉक्टर पॉल भी थे। उस डॉक्टर पॉल ने काफ़ी जो हैं, जो बेसहारा लोग थे, कितने सारे लोगों का इलाज करा, लेकिन इसने 2 मिनट में उनका पूरा घर खराब कर दिया और 2 मिनट में गोली मार दी उनको। तो दोस्तों, ये कहानी आज का हमें क्या सिखाती है कि जो आस्था कुंज का जो पार्क का कोना है, वो जहाँ पे जाके छिपा था, कभी ये खौफ का एक अड्डा बन गया था। कभी लगता था कि लोगों को लगने लगा था कि इतनी बड़ी यहाँ पे गोलीबारी हो रही है, कहीं अगर ये बच निकला तो ये हमें छोड़ेगा नहीं, यहाँ के इलाके में आएगा और फिर से ये बड़ी वारदातें करेगा। लेकिन ये पुलिस वालों का शिकार हो गया। तो हमें इससे सीख मिलती है कि आप कितना भी क्रिमिनल बन जाए, कितनी भी आपको लग्जरी लाइफ लगे, इनिशियली आपको लाइफ लगे कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जब क्राइम की दुनिया बहुत छोटी होती है, यहाँ से घुसने के बाद, एंट्री करने के बाद, यहाँ पर एग्जिट करने के रास्ते बहुत कम हो जाते हैं। तो भीमा की भी स्टोरी इसी तरह की थी। इसने इनिशियली जो गरीबी की वजह से क्राइम की दुनिया में एंट्री करी, इसको लगा कि मैं छोटी मोटी चोरी करूँगा और उससे मतलब पैसे कमाऊँगा और इससे बाहर निकल जाऊँगा। लेकिन जो भीमराव जोरा, जो कि नेपाल से आया था दिल्ली तक, उसका जो सफ़र था, लास्ट में पुलिस वालों की गोली से, एनकाउंटर से उसका ख़त्म हुआ। तो दोस्तों, आज की कहानी थी, मैंने आपको सुनाई। काफ़ी इसको मुझे लगा कि इसको बताना चाहिए, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ चैनल्स पे चल रहा था। इसकी ज़्यादातर लोग इसके एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे थे इसकी आखिर क्या कहानी थी, कहाँ से ये अपग्रूम हुआ, कहाँ से इसकी पैदाइश हुई, और कैसे क्राइम की दुनिया में, और कैसा इसने क्राइम की दुनिया से कैसे ये बड़ा नाम बना, और कैसे इसका एनकाउंटर हो गया। इसकी पूरी स्टोरी बहुत कम डिटेल्स अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे। तो मैंने छोटा सा प्रयास करा, इसकी डिटेल्स इकट्ठी करके इस पर स्टोरी बनाई। तो आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन के माध्यम से। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि
हमें कोई और पर्सनैलिटी या कोई और अगर ऐसा आदमी है, गैंगस्टर है या कोई सिटीजन है जिसकी लाइफ पे हमें स्टोरी बनानी चाहिए, तो हमें ज़रूर आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। हम उसकी लाइफ पे स्टोरी बनाने की अगले एपिसोड में ज़रूर कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल में कुछ बदलाव लाना चाहिए तो हमें वो भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों, चलते चलते वही बात करूँगा। दोस्तों, एक क्राइम की दुनिया है जो बहुत छोटी है। आपका ये रास्ता इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ कहीं भी क्राइम का महिमा मंडल करना नहीं है, कहीं भी लोगों को, युवाओं को क्राइम की तरफ ले जाना नहीं है। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि लोगों को पता चल सके कि क्राइम की दुनिया में अगर आप आओगे तो आपका एंड भी भीमा की तरह या तो पुलिस की गोली से होगा और नहीं तो फिर आपका ज़िंदगी है जेल में ख़राब होगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो था आपका भीमा की लाइफ के ऊपर। भीमराव जोरा जो था नेपाली नागरिक, उसके जो एनकाउंटर के ऊपर ये स्टोरी थी। आपको स्टोरी कैसी बनाई लगी आपको हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन के माध्यम में बताइए। और फिर से हम अपना प्रयास जारी रखेंगे और फिर से एक नई वीडियो में आएंगे भारत गौर न्यूज़ पर। तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।